जो पीटी के बायोलॉजी का सवाल था हम लोग 5 सवाल कर चुके थे। छठा सवाल आज होगा। कल हम लोगों का क्विज है ना, कल क्विज है। क्विज का टॉपिक जो है आपको बताए थे कि जो मेंस का साइंस होगा और पीटी का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, 4 सब्जेक्ट आपको तैयार करके लाना। मेंस का साइंस और पीटी का हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी, और यही आपका टेस्ट का भी सब्जेक्ट है। जो शनिवार को टेस्ट होगा उसका सब्जेक्ट्स भी यही है। इसीलिए करके सब लोग बारीकी से तैयारी करिए। चलिए खोलिए तो थोड़ा सा। चलिए देखिए, जो चीज़ें आपको दे रहे हैं प्रयास करिए उसको आत्मसात करने का। कंटेंट ऐसा नहीं है कि बहुत कम है, कंटेंट इतना है कि आप जब तैयारी करते होंगे तो बुझा जाता होगा कि सिलेबस का सिलेबस जो है सो डाला हुआ है, टॉपिक का टॉपिक ख़त्म किया गया है। इसीलिए करके क्या बोले वो यहाँ हो जाता है। तो इसीलिए करके साहब प्रयास करिए आत्मसात करने का। जो लोग टेस्ट में भाग नहीं लेते हैं याद रखिए कि वो बहुत बड़ा ब्लंडर गलती कर रहे हैं, क्योंकि टेस्ट ही आपको बेहतर करेगा। आपकी जो स्ट्रेंथ है, आपकी जो कैपेसिटी है, उसको तय आपका टेस्ट ही करेगा। इसीलिए करके टेस्ट से मत भागिए। और याद रखिए, जो बच्चे टेस्ट के बाद आते हैं सवाल लेने के लिए कि सर हम टेस्ट नहीं देंगे, ये लक्षण पकड़ लिए हैं। हम लोग सोचे थे कि चलो पैसा दिया है, टेस्ट प्लस क्या कहते हैं सेट का 500 लिए हैं तो उसको दे देंगे सवाल। अब बहुत बच्चा ऐसा हुआ कि लक्षण पकड़ लिया कि टेस्ट नहीं देंगे, अगला दिन आकर के सवाल और मार्कशीट ले लेंगे, बात ख़त्म है, देख लेंगे सवाल कैसा है। ऐसा लक्षण शुरू कर दिया है। तो ये लक्षण बाबू एक दिन देखेंगे, 2 दिन देखेंगे, तीसरा दिन फिर नहीं देंगे। अगर एक ही बच्चा बार बार इस तरह का रिपीट करेगा बातें तो फिर उसका सवाल भी हम लौटा के नहीं देंगे। आपको टेस्ट के लिए पैसा लिए, टेस्ट देने के लिए ना, जिस मकसद से लिए कि पैसा ले लेंगे तब टेस्ट ज़रूर देगा, और उसमें भी आप टेस्ट में नहीं आइएगा, अगले दिन आइएगा कि सर सवाल मेरा दीजिए, तो सर मेरा क्वेश्चन दीजिए, सर मेरा मार्कशीट। ये गलत है। टेस्ट आकर के दीजिए, नहीं तो फिर बाद में आप ही बोलिएगा कि सर रिजल्ट कहाँ हुआ। कहाँ से होगा? टेस्ट में बेन करिएगा। कल क्यूज है, देखिएगा कितना भागता है, पता चल जाएगा। चलिए साहब अभी से सब लोग गप बंद रखिएगा, कोई डिस्कस वगैरह नहीं। चलिए हमारा पहला सवाल है। 5 सवाल हम लोग इससे पहले कर चुके हैं। 5 सवाल इससे पहले हम लोग कर चुके हैं। जानवरों में संग्रहित होने वाला प्राकृतिक बहुलक ग्लाइकोजन है। मतलब ये कहना चाह रहा है कि ग्लाइकोजन जो जानवर में संग्रहित प्राकृतिक रूप से बहुलक होता है। हेलो जी सर, जी गुड मॉर्निंग जी जी जी, क्या बोले? ठीक है आइए ना। अच्छा ठीक है आइएगा ना सर, ठीक है, थैंक यू। चलिए देख लेते हैं हम लोग। हमारा सवाल ये था कि जानवरों में संग्रहित होने वाला प्राकृतिक बहुलक ग्लाइकोजन है। मतलब ग्लाइकोजन है, ये किसका उदाहरण है? तो सबसे पहला नंबर, ग्लाइकोजन जो है ये कार्बोहाइड्रेट होता है, और कार्बोहाइड्रेट का ही एक रूप है। तो इस कार्बोहाइड्रेट में, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जो होता है मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। कार्बोहाइड्रेट मुख्यतः 3 प्रकार का होता है, मोनो होता है, डाई होता है और पॉली होता है। तो आपको ट्राई भी होता है, तो ट्राई इसी डाई वाला में ही ट्राई आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपको ये बताना है कि जो ग्लाइकोजन है ये प्राकृतिक बहुलक जानवरों में किस रूप में रहता है? पॉलीसेकेराइड में रहता है, ट्राईसेकेराइड में रहता है, डाईसेकेराइड में रहता है और मोनोसेकेराइड में होता है। किस में होता है? तो आंसर हो जाएगा साहब इसका पॉलीसेकेराइड। आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा पॉलीसेकेराइड। चलिए साहब, क्योंकि ग्लाइकोजन पूछा है तो हो सकता है कि इसके अलावा दूसरा चीज़ें भी आपसे पूछ सकता है।
कि कौन सा मोनोसेक्राइड है, कौन सा डाइसेक्राइड है, कौन सा ट्राइसेक्राइड है, कौन सा पॉलीसेक्राइड है। इस तरह से सवाल आपसे क्रिएट कर सकता है। जब एक सवाल पूछा है तो यहाँ से और भी चीज़ें पूछ सकता है। मोनोसेक्राइड किसको कहेंगे, पॉलीसेक्राइड किसको कहेंगे, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट किससे बना होता है। तो इस तरह से सवाल आपसे क्रिएट करने का प्रयास कर सकता है। तो यहाँ से हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। चलिए साहब, सबसे पहला नंबर आप जो पढ़े मोनोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, डाइसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड, ये सारा जो रूप है वो कार्बोहाइड्रेट का रूप है। किसका रूप है? कार्बोहाइड्रेट का रूप है। अब कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के 1:2:1 के अनुपात से मिलकर बने कार्बनिक पदार्थ क्या कहलाता है? कार्बोहाइड्रेट कहलाता है। क्या कहलाता है? कार्बोहाइड्रेट कहलाता है। इसका मतलब समझ में आया क्या कि कार्बोहाइड्रेट जो बना होता है वो कार्बन से बना होता है, हाइड्रोजन से बना होता है और किससे बना होता है? ऑक्सीजन से बना होता है। और इसका जो रेशियो होता है 1:2:1 होता है साहब। और इससे बना हुआ कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट देखिए, रेशियो याद रखिएगा। कई बार सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है, रेशियो क्या होता है। यहाँ से सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो आप ध्यान रखिएगा 1:1, ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। जैसे मोनोसेक्राइड्स यह कार्बोहाइड्रेट की सबसे सरल अवस्था होता है। ये कार्बोहाइड्रेट की सबसे सरल अवस्था होता है और इसमें एक एक अणु मिल करके ये कार्बोहाइड्रेट को तैयार करता है। डाई में जो होता है 2 होता है। अब देख लीजिए किस प्रकार से होता है इसका एग्जाम्पल। जैसे मोनोसेक्राइड का, जैसे कि आपको ग्लाइकोजन पूछा है, हो सकता है कि कल पूछ देगा कि ग्लूकोज जो है सो किस प्रकार के कार्बोहाइड्रेट का रूप है, तो क्या बोलेंगे हम लोग? मोनोसेक्राइड्स। या पूछेगा कि ग्लूकोज किसका उदाहरण है, तो मोनोसेक्राइड्स का। या पूछ सकता है कि मोनोसेक्राइड्स का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है। सवाल पूछने की प्रकृति अलग हो सकती है लेकिन आंसर आपका यही छुपा मिलेगा साहब। ग्लूकोज हो जाएगा, ग्लाइक्टोज हो जाएगा, मैनोज हो जाएगा और ट्राइओज हो जाएगा। ये सारे जो हो जाएगा किस में आएगा? मोनोसेक्राइड्स में, ठीक है। तो एग्जाम्पल बेस्ड, आपको हम बार बार बोलते हैं कि सवाल जो साइंस का होता है वो हमेशा एग्जाम्पल बेस्ड ही होता है। आप अभी ग्लाइकोजन भी देखे तो क्या था, वो एग्जाम्पल बेस्ड ही था। हमेशा साइंस का सवाल याद रखिए, उसकी परिभाषा को आप मत रटिए, परिभाषा को केवल समझिए लेकिन एग्जाम्पल को एकदम याद करके रखिए, ठीक है साहब, तभी आप बेहतर कर सकते हैं। चलिए, डाइसेक्राइड्स क्या होता है? देखिए, समान या भिन्न मोनोसेक्राइड के 2 अणुओं के संयोजन से एक डाइसेक्राइड्स का निर्माण होता है। मोनोसेक्राइड में देखिए सिंगल रहेगा, और मोनोसेक्राइड चाहे मोनोसेक्राइड सेम हो चाहे मोनोसेक्राइड क्या हो, अलग अलग हो, जब दोनों का संयोजन होगा तब वो जो बनेगा डाइसेक्राइड। डाई मतलब आपको पता है कि 2 होता है, ट्राई मतलब क्या होता है? 3 होता है। समझिएगा, जब मोनोसेक्राइड वो समान हो, एक जैसा मोनोसेक्राइड हो या अलग अलग मोनोसेक्राइड हो, तो एक एक मोनोसेक्राइड चाहे दोनों एक जैसा हो या दोनों अलग अलग हो, दोनों मिल करके 2 मोनोसेक्राइड मिल करके एक नया जो है सो संयोजन करता है, नया अणु का निर्माण करता है, तब वो कहलाता है डाइसेक्राइड्स। क्या कहलाता है? डाइसेक्राइड्स। ऐसा नहीं बात है। जैसे कि ग्लूकोज देखिए क्या था इसमें? मोनोसेक्राइड। और ग्लूकोज सुनिए, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज आपको क्या बताए? समान रहे, चाहे तो अलग अलग रहे, समान। तो ग्लूकोज, अच्छा एक छूट गया था क्या ये? अच्छा, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। आप देखिए ग्लूकोज ये अलग हो गया, फ्रक्टोज अलग हो गया। अब दोनों मिलकर के देखिए, दोनों है मोनोसेक्राइड, और दोनों मोनोसेक्राइड मिलकर के क्या बनाता है? सुक्रोज। अब सुक्रोज जो हो गया ये डाइसेक्राइड्स हो गया। क्या हो गया? ये डाइसेक्राइड्स हो गया। क्लियर हो रहा बातें? अब देखिए ग्लूकोज और ग्लूकोज दोनों क्या है? समान है। दोनों क्या है? समान है। बताए कि मोनोसेक्राइड चाहे तो समान हो चाहे क्या हो? भिन्न हो। यहाँ पर देखिए भिन्न है और यहाँ पर देखिए समान है। तो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज दोनों मिलकर क्या बना दिया? माल्टोज। और माल्टोज भी क्या है? डाइसेक्राइड्स है। ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज दोनों मिलकर क्या बना रहा है? लैक्टोज। तो देखिए भिन्न है, यहाँ ग्लूकोज है, यहाँ ग्लैक्टोज है, और दोनों मोनोसेक्राइड मिलकर के क्या बना रहा है? लैक्टोज बना रहा है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? अब डाइसेक्राइड्स हो जाएगा। ऐसा नहीं बात है। अब यदि इसी मोनोसेक्राइड जो 2 मिला है, अगर यही 3 मिल जाता, 3 मोनोसेक्राइड मिल जाता, तब हो जाता ट्राइसेक्राइड्स। क्या जाता? ट्राइसेक्राइड्स। ऐसा नहीं बात है। चलिए साहब नेक्स्ट देख लेते हैं इसे। अब चलाइए पॉलीसेक्राइड्स। पॉलीसेक्राइड्स क्या होता है
कि मोनोसैकेराइड्स के कई अणुओं के मिलने से लंबी श्रृंखलाएं बनती है, और ये लंबी श्रृंखलाएं क्या होती है, अघुलनशील होती है, जिसे क्या कहते हैं, पॉलीसैकेराइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉलीसैकेराइड्स। देखिए 2 मिला तो डाई, 3 मिला तो ट्राई, और 3 से अधिक जब मिलना शुरू हो जाए, एक श्रृंखला बना ले, तब उसको क्या बोलेंगे, पॉलीसैकेराइड्स। क्या बोलेंगे उसको, पॉलीसैकेराइड्स बोलेंगे। ठीक है साहब। जैसे एग्जांपल याद रखें हम लोग, स्टार्च, ग्लाइकोजन, काइटिन, ये सब किस में आ जाएगा, पॉलीसैकेराइड्स में। ऐसा नहीं बात है, इतना साहब एग्जाम्पल याद रखिएगा तो इसी से आपका काम, यहाँ से अगर सवाल पूछता है तो हो जाएगा साहब। चलिए नेक्स्ट देख लेते हम लोग। चलिए नेक्स्ट है हमारा, क्या होता है जब किसी वाहितमल को, देखिए सीधा एनसीईआरटी उठा के डाला है, देख रहे सवाल आप देखते होंगे एनसीईआरटी में, क्या होता है जब, क्या होता है जब, इस तरह से प्रैक्टिकली करके देता है ना। देखिए सीधा उठा करके डाला है साहब, इसीलिए करके आपको बारीकी से पढ़ना पड़ेगा। ये जो सोचिएगा कि गाइड बुक पढ़ के कर लेंगे हम लोग, तो गाइड बुक केवल आपको पहुंचाएगा लक्ष्य से के नज़दीक, लक्ष्य पर नहीं। चलिए साहब, क्या होता है जब किसी वाहित मल को किसी जलाशय में विसर्जित किया जाता है, आंसर क्या हो जाएगा इसका। देखिए कहता है कि जब, क्या होता है जब किसी वाहित मल को, वाहित मल क्या होता है, वाहित मल क्या होता है, अवशिष्ट पदार्थ जो होता है वो, उसको जब हम जलाशय में डाल देंगे तब क्या हो जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा कि ये घुली जो ऑक्सीजन होगा उस जलाशय में, उसका ऑक्सीजन लेवल क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, ऑक्सीजन लेवल घट जाएगा। क्यों घटेगा, थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। बहुत ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। देखिए जलीय जीव को जीवित रहने के लिए किसी जलीय क्षेत्र में घुले ऑक्सीजन की न्यूनतम मात्रा का कितना होना चाहिए, 4 mg/लीटर से कम नहीं होना चाहिए, और इसका अंतर होता है घुली ऑक्सीजन का गिरना। आप समझिएगा, जब बाहित मल उसमें जाएगा तो उसमें सूक्ष्म जीव होगा, और सूक्ष्म जीव जब उसमें होगा वाहित मल में, तो स्वाभाविक बात है कि जो सूक्ष्म जीव, क्योंकि वाहित मल है, वाहित मल का मतलब यह हुआ कि वैसा मल, वैसा अवशिष्ट जिसमें पानी घुला हुआ हो, पानी पहले से मिला हो, और उस पानी मिला हुआ अवशिष्ट पदार्थ को हम डाल देंगे जलाशय में। जब जलाशय में डाल देंगे तो स्वाभाविक बात है कि जो घुलित, जो क्या कहते हैं वाहित मल है, पानी में घुला हुआ, उसमें तो सूक्ष्म जीव होगा। वो सूक्ष्म जीव जब जलाशय में जाएगा तो इसका मतलब है कि वो सूक्ष्म जीव कहाँ रहने वाला है, जलाशय में रहने वाला है। इसका मतलब वो जलीय सूक्ष्म जीव होगा, और जो भी जलीय सूक्ष्म जीव हो या फिर जलीय जंतु हो, वो ऑक्सीजन कहाँ से लेता है, जल में घुली हुई जो ऑक्सीजन होता है उससे लेता है। जब वो सूक्ष्म जीव पानी में जाएगा तो स्वाभाविक बात है कि वो जलाशय का जो अणु है ऑक्सीजन को, उसको सांस लेगा तो अब विघटित करेगा और सांस लेगा उससे। तो इसका मतलब है कि उसमें जुड़ा हुआ जो ऑक्सीजन होगा जलाशय के पानी में, वो पानी घुलनशील ऑक्सीजन को क्या कर लेगा, वो अवशोषित कर लेगा। जब वो सांस लेने में अवशोषित करेगा तो स्वाभाविक बात है कि जो जलाशय का ऑक्सीजन लेवल है वो क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। आप देखते हैं ताकि मछली वगैरह अगर आप पाल रहे हैं तो आप बार बार उसको पानी को चेंज करिए। क्यों, क्योंकि मछली वो घुलन अपने गिल्स से क्या कर लेती है, सांस ले लेती है घुलनशील ऑक्सीजन को। अब ऑक्सीजन की मात्रा उस पानी में घट जाएगी, ऑक्सीजन की मात्रा घट जाएगी तो मछली को सांस लेने में फिर दिक्कत होगा। इसीलिए करके हम फिर से फ्रेश पानी देते हैं ताकि ऑक्सीजन लेवल क्या रहे, मेंटेन रहे। ऐसा बात है। हाँ क्या बोले, नदी का प्रवाह आप देखते हैं, नदी गतिशील होती है, नदी गतिशील होती है। जहाँ मछली है, मान लीजिए सिमरिया वाला पानी भस के जाएगा मुंगेर में, जाएगा ना, नहीं जाएगा। तो फिर जहाँ सिमरिया में जो पानी है वो बह के चला जाएगा मुंगेर, मुंगेर वाला पानी चल जाएगा आगे भागलपुर, भागलपुर का पानी चला जाएगा कटिहार। ऐसा नहीं बात है। इस तरह से वो क्या होगा कि पानी निरंतर बहते रहती है, वहाँ पे ताज़ा पानी, नया पानी आते रहता है। इस तरह की बातें हैं। उसके बाद दूसरी बात है, जो जलाशय होता है ऑक्सीजन का लेवल गिरना की बात है, ऑक्सीजन लेवल खत्म होने की बात नहीं है। क्योंकि फिर बारिश अगर होता है या फिर वर्षा के दिनों में बाढ़ आती है किसी क्षेत्रों में, तो वहाँ पर फिर क्या होता है, पानी रेनुअल होता है, पानी फिर से नया जमा होता है। ऐसा नहीं बात है, फिर वो मेंटेन होते रहता है। क्लियर है बातें। चलिए तो याद रखिए कि किसी, क्या सनी कोई सवाल था क्या, कोई भी घुलनशील
जीव तभी जिंदा रह सकता है जब जल में जो है सो ऑक्सीजन की न्यूनतम मात्रा कितना चाहिए 4 mg/लीटर। मतलब 1 लीटर में 4 मिलीग्राम कम से कम उसमें घुले हुए ऑक्सीजन होना चाहिए, तभी वो जीव वहाँ पे जिंदा रह सकता है। ऐसा नहीं बात है, बस इतना पॉइंट यहाँ से ध्यान में रखिए, बस हो गया साहब। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए सवाल ऐसा ऐसा पूछा ना जिसका कोई और छोर है नहीं। चलिए देखिएगा, बिल्कुल आपके लॉजिक पर डिपेंड करता है कि सवाल कैसा होना चाहिए। अभी देखिए क्या था, लॉजिकली सवाल था। स्वाभाविक बात है कि जलीय जीव जब भी सांस लेगा तो ऑक्सीजन का लेवल गिरेगा। और उसी तरह का सवाल ये है, विभिन्न देशों में कई लोगों को प्रभावित करने वाली बीमारी को कहा जाता है। सीधा महामारी कर दें। चलिए इसका हो जाएगा महामारी, महामारी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है ना। देखिए नहीं, सर्वव्यापी महामारी और सर्वव्यापी दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। ऑप्शन में दिया हुआ था, कोई बात नहीं है, आपको जानबूझ के ये लगा के हम दिए हैं, ठीक है ना। आंसर जानबूझ के दिए हैं। आंसर इस तरह से भी कर सकता है, सर्वव्यापी महामारी और सर्वव्यापी दोनों अलग अलग बातें हैं, ठीक है ना। अभी देखिए बोल देते हैं, अभी बोल देते हैं। चलिए देखिएगा कि जिस बीमारी का फैलाव एवं प्रसार जिसकी कोई सीमा नहीं रह गई और वैश्विक रूप से उसका प्रभाव क्या हो रहा है, प्रभाव पड़ने लगा हो, तो वह उसे सर्वव्यापी महामारी या पेंडेमिक कहते हैं। देखिए पेंडेमिक ऑप्शन नहीं था सर्वव्यापी महामारी, ये सर्वव्यापी महामारी हम लिखे हैं जानबूझ के। आए समझ में? आप बोलिएगा तो इसको हम काट देंगे ऑप्शन के हिसाब से, आए समझ में। लेकिन वहाँ पर जब आपको सर्वव्यापी, ये सवाल जब आप करिएगा ना, यहाँ पर सर्वव्यापी लिखा हुआ है और एक सर्वव्यापी महामारी लिखा हुआ, लेकिन बाद में जब आपको सर्वव्यापी महामारी देगा, सर्व मतलब क्या होता है, सभी जगह, आए समझ बात। और जब ये ऑप्शन में आपको देगा तो उस समय आप बोलिएगा कि सर आप तो महामारी बोले थे, सर्वव्यापी वहाँ अलग था, जैसे भी बोल रहे हैं, उस समय भी वो आप बोलिएगा। चाहे सर्वव्यापी अलग हो और महामारी अलग हो, महामारी और सर्वव्यापी दोनों अलग अलग बातें हैं। सर्वव्यापी महामारी बोल सकते हैं, सर्वव्यापी जो होगा वो महामारी हो सकता है, लेकिन हर महामारी सर्वव्यापी नहीं हो सकता है। कंडीशन ये है, इस वजह से ऐसा लिखा। ऐसा नहीं बात है, आप महामारी आंसर कर दीजिए इसके हिसाब से, लेकिन बाद में आपको कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। अब देखिए, जिस बीमारी का प्रसार का फैलाव का कोई और छोर नहीं हो, पूरे दुनिया में फैल जाए, तो उसे हम कहते हैं सर्वव्यापी महामारी या उसको बोलते हैं पेंडेमिक। जैसे कि कोरोना, एक भी देश हमको लगता है कि अछूता नहीं रहा, इतना महामारी ये फैला, तो ये सर्वव्यापी महामारी हो, जिसका कोई भी देश के अंदर की सीमा में लिमिट नहीं हो, कोई भी इसकी फैलने की लिमिटेशन नहीं हो, पूरे दुनिया में फैल जाए और इसकी फैलने की गति जो हो तेज हो, तब इसे बोलेंगे पेंडेमिक। क्या बोलेंगे इसको? पेंडेमिक बोलेंगे या सर्वव्यापी महामारी बोलेंगे या फिर महामारी बोलेंगे, ठीक है ना। अब देखिए, जो बीमारी की क्षेत्र विशेष अथवा किसी खास क्षेत्र के दायरे में काफ़ी तेजी में फैलता हो, तो उसे महामारी या एपिडेमिक कहते हैं। देखिए, पेंडेमिक और एपिडेमिक, देख रहे हैं ना, पेंडेमिक और एपिडेमिक दोनों अलग बात है। ये महामारी वो है जो खास क्षेत्र में फैलेगा, एक खास क्षेत्र में, वो देखिए सर्वव्यापी महामारी। और यह हो गया महामारी जिसको हम सर्वव्यापी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सर्वव्यापी। अब देखिए, ये जब फैलेगा ना किसी एक क्षेत्र में, खास क्षेत्र में, जैसे कि आप ये सुने होंगे, एक वायरस फैला था ना अभी हाल फिलहाल में, करंट अफेयर में लिखा थे, जानवर में अभी फैला था ना, जानवर में लंपी वायरस। तो ये देखिए क्या है, एक विशेष क्षेत्र में फैला हुआ और हर गाय को हो रहा था। एक विशेष क्षेत्र में फैले तो उसको क्या बोलेंगे? महामारी। और हर क्षेत्र में फैलना शुरू हो जाए तो उसको बोलेंगे सर्वव्यापी महामारी, ठीक है ना। चलिए अब देखिएगा साहब, अगला है कि रुधिर में पैदा होने वाले सूक्ष्म जीवों को फंसाकर रुधिर निस्संदक यानी फिल्टर के रूप में काम करता है। क्या जगह इसका आंसर? सी नंबर, प्लीहा। देखिए, जो लोग प्लेटफॉर्म का सेट मारे होंगे उसमें गलत आंसर दिया हुआ है, ठीक है। प्लेटफॉर्म देखे थे क्या? सुने थे? नहीं। अगर प्लीहा मारा हुआ, प्लेटफॉर्म का जो है ना क्वेश्चन बैंक, उसमें प्लीहा मारा हुआ है, समझ रहे हैं ना।
तो प्लीहा नहीं होगा, इसका लसिका ग्रंथि होगा। ठीक है ना, आंसर क्या हो जाएगा इसका? हाँ चलिए, फिल्टर का काम करता है ये लसिका ग्रंथि, फिल्टर का काम करता है साहब। ठीक है ना, ये फिल्टर का काम करता है, प्लीहा नहीं होगा साहब, प्लीहा नहीं होगा। प्लीहा क्या काम करता है वो हम लोग थोड़ा सा क्या बोले, कब्रगाह है ये, आपको पता ही है कि कब्रगाह है ये, जो है सो जो बूढ़ा हो जाता है आरबीसी, जो आरबीसी बूढ़ा हो जाता है ना, उस आरबीसी को यहाँ बुला करके मार देता है। ऐसा नहीं बात, तू इधर आओ, इसका कब्रगाह कहा जाता है प्लीहा को। प्लीहा को रक्त का कब्रगाह, मतलब जो आरबीसी का कण, जो आरबीसी का कण नष्ट होने वाला होता है या जो प्रॉपर काम नहीं करता है, तो उसको प्लीहा क्या कर देता है, मार देता है। समझ रहे हैं ना, जो काम करने लायक तुम नहीं बचा है तो तुम रह के क्या करेगा, ऐसा नहीं बात है। इसीलिए करके प्लीहा क्या कर देता है, उसको मार देता है। ऐसा नहीं बात है। और भी देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, लसिका ग्रंथि का और क्या काम है, इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। चलिए देखिएगा साहब, लसिका ग्रंथि, इसका आंसर क्या होता है, लसिका ग्रंथि। तो बहुत बच्चों के मन में सवाल होगा लसिका ग्रंथि क्या होता है, समझिएगा। लसिका, देखिए लसिका ग्रंथि और लसिका, जिस ग्रंथि से अगर बहेगा लसिका तो उसको बोलेंगे लसिका ग्रंथि। और लसिका क्या होता है समझिएगा कि लसिका रुधिर का रंगहीन द्रव होता है, मतलब ये खून में पाया जाता है और इसका कोई कलर नहीं होता, पानी के जैसा बिना रंगहीन होता है। ऐसा नहीं बात है, एकदम रंगहीन होता है, इसमें कोई रंग वगैरह नहीं होता। रंग जो होता है किस में होता है, आरबीसी में होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। इसमें लसिका में कोई भी रंग नहीं होगा। लसिका क्या आप डिस्कस यहीं कर लीजिए, हम बंद कर देते हैं तब। लसिका में कोई भी रंग नहीं होता है। और याद रखिए कि इसमें लसिका में ही क्या होता है कि लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, लिम्फोसाइट। और लिम्फोसाइट किसका कण है बताइए तो, डब्ल्यूबीसी का। लिम्फोसाइट किसका कण है, डब्ल्यूबीसी का कण है। ठीक है साहब, जो हमारे क्या कहते हैं रोग से लड़ने की क्षमता को बढ़ा देता है। अब देखिए साहब, लसिका में एक नोड पाया जाता है, लसिका के अंदर एक नोड पाया जाता है, इस नोड को बोलते हैं लिम्फ नोड। क्या बोलते हैं उसको, लिम्फ नोड। समझ में आ रहा बात है कि लसिका जो होता है ना, ये रक्त में पाया जाता है और इसका रंग जो होता है ना, रंगहीन होता है, इसमें कोई रंग ही नहीं होता, पानी के जैसा होगा। समझ रहे ना। और इसका काम क्या होता है, तो इसका काम, पहला तो काम ये होता है कि ये लिम्फोसाइट का निर्माण करता है, लिम्फोसाइट का। और ये लिम्फोसाइट किसका कण है, डब्ल्यूबीसी का कण है। किसका कण है, डब्ल्यूबीसी का कण है। लसिका में एक नोड पाया जाता है जिसको बोलते हैं लिम्फ नोड। क्या कहते हैं इसको, लिम्फ नोड कहते हैं। और यही लिम्फ नोड जो है लसिका में, यही छानने का काम करता है। एक तरह से समझिए कि चयछकना है ये, आए समझ में, कौन, लिम्फ नोड। रक्त में जो चयछकना का काम करता है, कौन करता है, लिम्फ नोड। और ये छानने का कार्य करता है। और यही बात अभी पूछा था ना आपको कि फंसा लेती है। अब देखिए, लसिका में उपस्थित लिम्फ नोड में जीवाणु कैंसर कोशिकाएं, ये क्या जाती है, धूलकण होता, लुढ़कण लिखा गया है, धूलकण क्या जाता है, फंस जाते हैं। यही लिम्फ नोड जो है ना, ये छनना का काम करता है। और धूलकण, जीवाणु, कैंसर कोशिकाएं, ये सब जब आती हैं तो इस छनना में क्या जाती है, फंस जाती है और फिर ये फिल्टर हो जाता है। ऐसा नहीं बात है, ये सारे काम किसका होता है, लसिका का। और लसिका में भी किसका काम होता है, तो लिम्फ नोड का। हो सकता है कई बार सवाल टफ करना हो तो लसिका ना दे करके लिम्फ नोड दे सकता है। ऐसा नहीं बात है। ये सारी बातें हम लोग लसिका से ध्यान में रखेंगे। लसिका घाव भरने में भी क्या करता है, मदद करता है। लसिका घाव भरने में भी मदद करता है। आप देखिएगा कि लिम्फोसाइट बोले डब्ल्यूबीसी। अब देखिएगा कि जब घाव वगैरह बहता होगा तो पूरा पस जब निकल जाता होगा तो ऊपर से देखिएगा कि पानी जैसा आता है ना, तो पानी जैसा होता है। तो ये लसिका के द्वारा भेजा गया द्रव होता है, जो घाव को सूखने में क्या करता है, मदद करता है। चलिए साहब, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। अब बात आई किसकी, प्लीहा की बात किया, क्योंकि ऑप्शन में था प्लीहा। थोड़ा सा प्लीहा को हम लोग देख लेते हैं। चलिए देखिए, प्लीहा को एक नाम से और जानते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं प्लीहा को, क्या बोलते हैं, एस्प्लिन, या एक नाम और होता है इसको तिल्ली भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तिल्ली भी कहा जाता है। ठीक है ना, चाहे तो प्लीहा बोलेंगे, चाहे तो तिल्ली बोलेंगे, या एस्प्लिन बोलेंगे। ठीक है साहब। चलिए, प्लीहा को रक्त का कब्रगाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रक्त का कब्रगाह कहा जाता है। हम बताए अभी जस्ट ही, आरबीसी का जो कण
काम करने के लायक नहीं है। काम करने का मतलब है कि ऑक्सीजन को ढोने के लायक नहीं है, तो उस जो है सो आरबीसी के कण को प्लीहा क्या करता है, मार देता है। इसीलिए करके प्लीहा को क्या कहा जाता है, रक्त का कब्रगाह कहा जाता है। और आरबीसी की मृत्यु किस में हो जाती है, प्लीहा में हो जाती है। ठीक है, प्लीहा का जो स्थान होता है वो कहाँ अवस्थित होता है, देखिएगा यह उदर के ऊपरी भाग में, यह उदर के ऊपरी भाग में बाईं ओर और अमाशय के ठीक पीछे क्या होता है, स्थित रहती है। अभी दिखा देंगे आपका इसका लोकेशन क्या है। चलिए अब चलाइए यकृत। यकृत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लीवर। क्या बोलते हैं इसको, लीवर बोलते हैं। आए समझ में, क्या बोलते हैं इसको, लीवर बोलते हैं। आप लोग देखते होंगे कि जब बकरा वकरा खाते होंगे तो उसमें कहता है करेजी तनी दे दीजिए। करेजी सुने हैं, करेजी, हाँ मुर्गा वाला करेजी बोलते हैं ना, पता लाल लाल जैसा, वही है यकृत। आए समझे, हाँ उसी को बोलते हैं यकृत या जिगर या लीवर बोलते हैं, बोलते हैं ना। अब बताइए, तो मम्मी यार कभी नहीं कहती है, मतलब आप बोलिएगा कि तनी आज बना दो ना, मतलब नहीं मुर्गी आज बना दो ना खाने का, करेजी नहीं खाएगा हमारे, करेजी, करेजी का मतलब समझ में आया, यकृत। आए समझ में बात है, काम करने में कोढ़िया, खाएगा चिकन है, हमारे करेजी खाएगा, करेजी। आए समझ में, तो बोलती है ना, सही बात है ना। तो करेजी खाएगा तो इसका मतलब मम्मी क्या बोल रही है, हमारे यकृत खाएगा। हाँ चलिए, हाँ हाँ सही बात है, पूछबो कौन ची बना है, तो करेजी बना है। अब ले गजब हाल, पूछना ही वो बेकार है, सही बात। चलिए चलाइए यकृत में, यकृत में आ जाइए, लीवर में। देखिए यकृत जो होता है ना, हमारे शरीर का दूसरा सबसे बड़ा अंग होता है। यकृत हमारे शरीर का दूसरा सबसे बड़ा अंग होता है। ग्रंथि पूछेगा तब बोलेंगे सबसे बड़ा ग्रंथि होता है, सबसे बड़ा ग्रंथि। पूछेगा कि हमारे शरीर में, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ा ग्रंथि, तो बोलेंगे यकृत। और हमारे शरीर में दूसरा सबसे बड़ा अंग, तो क्या बोलेंगे, फिर भी यकृत बोलेगा। और बोलेगा हमारे शरीर में सबसे बड़ा अंग क्या होता है, त्वचा होता है। त्वचा होता है, क्या होता है, त्वचा होता है। ठीक है, स्किन होता है सब। तो सबसे बड़ा अंग जो होता है त्वचा होता है। और सबसे बड़ा अगर पूछेगा कि ग्रंथि होता है तो वो बोलेंगे हम लोग यकृत। और ये यकृत जो होता है ये हमारे शरीर का, यकृत दूसरा सबसे बड़ा क्या है, अंग है। और सबसे बड़ा अंग कौन सा है, त्वचा है। यकृत बहिर् ग्रंथि होता है। देखिए बहिस्रावी ग्रंथि होता है। इसका मतलब समझ में आया कि एक होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल ग्लैंड। ठीक है ना, इंटरनल ग्लैंड और एक्सटर्नल ग्लैंड। तो ये जो होता है वही स्रावी होता है, एक्सटर्नल ग्लैंड होता है। ठीक है सर, जो सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका वजन जो होता है कितना होता है, 1.5 kg होता है, 1.5 kg। अब मम्मी बोलेगी कि हमारे करेजी खाएगी, खाएगा, सीधा बोलना 1.5 किलो खैर नहीं खा पाएंगे हम। आए समझ में। चलिए इसमें पित्ताशय, इसमें पित्ताशय देखिएगा, इसमें पित्ताशय यानी गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर होता है जिसमें क्या बनता है, पीतरस। आप देखते होंगे कि डॉक्टर वगैरह कभी पेट में दर्द करता होगा तो कहता होगा कि अल्ट्रासाउंड करवा लीजिए आप। अल्ट्रासाउंड जब करते होंगे तो कहता होगा कि आपको जीबी स्टोन हो गया। क्या हो गया, आपको जीबी स्टोन हो गया, बोलता है ना, जीबी स्टोन हो गया। तो इसी को जीबी स्टोन का मतलब हुआ कि आपके पित्ताशय में क्या हो गया है, ब्लड ब्लैडर में क्या, गॉल ब्लैडर में क्या हो गया, पत्थर आ गया। पत्थर का मतलब समझ रहे हैं, देखिए स्टोन आ गया है। मतलब ये जो होता है ना, पहले एक मांस होता है, समझ रहे, और धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे ये बड़ा होने लगता है। और ये मांस इसलिए गांठ बनता है क्योंकि हम लोग जो खाना वगैरह खाते हैं ना, तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारे ना सिलिकॉन वगैरह का जो मात्रा पानी में जब रहेगा ना, आर्सेनिक वगैरह पानी में मात्रा, तो ये क्या होता है कि धीरे धीरे ना गांठ के रूप में बनाना शुरू कर देता है। और यही जमा करके ना सिलिकॉन वगैरह रहता है, तो ये धीरे धीरे पत्थर के रूप में आ जाता है। और ये आपको कहाँ, यहाँ आ सकता है। क्यों आ सकता है, क्योंकि आपको पता है ये इसलिए हो सकता है क्योंकि आपको क्या बताया है कि ये गॉल ब्लैडर में, इसलिए क्योंकि यहाँ पे आने के बाद ना ये फंस जाता है पित्ताशय में। इसी वजह से इसमें क्या जाता है, जीबी स्टोन हो जाता है। और यहाँ पित्ताशय जो होता है ये किस में अवस्थित होता है, यकृत के पास अवस्थित होता है। और इससे कौन सा रस निकलता है, पीतरस। क्या निकलता है, पीतरस। अब देखिएगा साहब, पीतरस में ही ना एक वर्णक पाया जाता है जिसको बोलते हैं बिलिरुबिन। क्या बोलते हैं इसको, बिलिरुबिन बोलते हैं। और बिलिरुबिन का पाचन अगर सही से नहीं होगा तो हमारे ब्लड में ना बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ना शुरू हो जाएगी। अब बिलिरुबिन की जो ही मात्रा बढ़ना शुरू हो जाएगी तो हमको हो जाएगा कौन सी,
जॉन्डिस। अगर ब्लड में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाए तो इसका मतलब जॉन्डिस धर लिया। कौन सी धर लिया? जॉन्डिस धर लिया। ऐसा नहीं बात है। तो याद रखिएगा, पूछा जाएगा कि हमारे शरीर में ब्लड में किसकी मात्रा बढ़ने पर पीलिया रोग हो जाता है या जॉन्डिस हो जाता है या हेपेटाइटिस होता है, क्या बोलेंगे हम? बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाएगी। ऐसा नहीं बात है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं साहब। हाँ, पीत वर्णक। देखिए पीत रस में वर्णक होता है, कलर होता है। पीत वर्णक, पित्ताशय से क्या निकलता है? पीत रस। और पीत रस में जो पाया जाता है पीत वर्णक पाया जाता है, जैसे कि बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन। बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन आपको पता है कि दोनों जो है सो बिलिरुबिन की मात्रा अगर बढ़ जाती है तो आपको क्या हो जाएगा? जॉन्डिस हो जाएगा। ठीक है सर। और ये बिलिरुबिन बढ़ गया और बिलिवर्डिन अगर बढ़ गया तो हेपेटाइटिस ए बी सी जो बढ़ते हैं हम लोग, ये धीरे धीरे कंडीशन बढ़ते जाएगा जब दोनों अगर एक्स्ट्रा रूप में निकलना शुरू हो जाएगा तो। ठीक है ना। चलिए अब देखिएगा साहब यकृत का कार्य, क्योंकि यकृत सवाल था तो यकृत से सवाल पूछा जा सकता है, क्योंकि महत्वपूर्ण टॉपिक है। अब इसका कार्य क्या होता है समझिएगा। यकृत का, यकृत के बारे में हम लोग देख लिए, ग्रंथि होती है 1.5 kg का इसका वजन होता है, यहाँ से क्या क्या फंक्शन होता है। अब इसका कार्य देख लेते हैं। ठीक है साहब। यह रक्त के ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन के रूप में क्या करता है? संचित रखता है। मतलब खून में जो पाया जाता है ग्लूकोज, इसको कर देता है किसमें? ग्लाइकोजेन के रूप में संचित करके रखता है, जमा करके रखता है। यकृत में उपस्थित कुप्फर कोशिकाएं जीवाणुओं को क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। मतलब यकृत में अगर कोई जीवाणु वगैरह जाता है तो वहाँ पर यकृत में एक विशेष कोशिकाएं पाई जाती है, जिस कोशिकाओं को बोलते हैं कुप्फर कोशिकाएं। क्या बोलते हैं? कुप्फर कोशिकाएं। और ये कुप्फर कोशिकाओं का काम होता है कि यकृत में जो भी अनावश्यक जीवाणु है उसको क्या कर देना? नष्ट कर देना। ऐसा बात है। चलिए यकृत में फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन एवं हिपेरिन नामक प्रोटीन बनता है। आपको बताए थे कि हिपेरिन, पहले भी बताया हिपेरिन के बारे में, कि जैसे कि रक्त का थक्का बनने में विटामिन कौन सा मदद करता है? विटामिन के मदद करता है। और ये हिपेरिन जो होता है एंटी प्रोथ्रोम्बिन होता है। क्या होता है? एंटी प्रोथ्रोम्बिन। मतलब प्रोथ्रोम्बिन जो होता है ना, ये मदद करता है खून को जमाने में। लेकिन अगर मान लीजिए कि हम स्वस्थ हैं और हमारे वेन में ही खून जम जाए, क्योंकि प्रोथ्रोम्बिन आपको बताया कि विटामिन के ये सब क्या करता है? खून को जमने में मदद करता है। जब इतना तत्व जमाने के लिए बैठा हुआ है तो हो सकता है कि हमारे वेन में, हमारे आर्टरी में, मतलब धमनी में या सीरा में ब्लड बढ़ रहा है, अंदर में ही जमा हो जाए, उस वेन में, नली में ही जमा हो जाए। तो नली में जमा नहीं हो, इसके लिए जो है सो कौन सा प्रोटीन होता है? हिपेरिन। और हिपेरिन का जो निर्माण होता है कहाँ होता है? यकृत में होता है। ऐसा में एक मतलब है कि ककरो अगर आप करेजी खा जाइएगा तो ओकरा में हिपेरिन नहीं बनेगा ना। फिर हिपेरिन नहीं बनेगा तो उसका ब्लड जो है कहाँ जम जाएगा? वेन में जम जाएगा। अब वेन में जम जाएगा तो फिर वो क्षुद्र ग्रह पे। ऐसा में इसीलिए करके कोई बोले ना हमारे करेजी खाइएगा, बढ़िया समझा देना, बैठा के खूब बढ़िया समझाना है। हाँ चलिए अच्छा, ये स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक है, समझ लीजिए और कोई बात नहीं। भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण जो होता है वो भी कौन करता है? यकृत करता है। और यहीं पर एक मिनट, भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण करता है और यहीं पर आरबीसी वृद्ध और आरबीसी क्या होते हैं? नष्ट होते हैं। एक मिनट रुकिए, वृद्धि होगा यहाँ पर, वृद्धि और नष्ट। चलिए इसका मतलब समझ। देखिए जब भी देखिए आरबीसी का निर्माण, आपको बताए थे रक्त का निर्माण कहाँ होता है? रक्त का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। रक्त का निर्माण जब भी होता है तो अस्थि मज्जा में होता है, यानी बोन मेरो में होता है। लेकिन जब भ्रूण हो, भ्रूण मतलब समझ रहे हैं, एम्ब्रॉय हो, बहुत छोटा बच्चा का भ्रूण, बच्चा क्या हो? बच्चा तो फिटस बन ही नहीं पाएगा। भ्रूण में जब है, भ्रूण जब बड़ा होता है तब वो फिटस बनता है। तो वो भ्रूणीय अवस्था में, तो क्या उसमें हम बताए थे कि बोन मेरो कहाँ पाया जाता है? जो हड्डी होता है ना, अस्थि मज्जा तो उसी को बोलते हैं। जो हड्डी होता है, हड्डी का जो खोल होता है उसके अंदर क्या होता है? अस्थि मज्जा होता है, बोन मेरो होता है, वहाँ पर ब्लड बनता है। लेकिन जब भ्रूण ही हो, एकदम भ्रूण ही हो, तो क्या उसमें हड्डी होगा? क्या हड्डी नहीं होगा तो क्या उसमें होल होगा? क्या होल नहीं होगा तो क्या उसमें अस्थि मज्जा होगा? क्या अस्थि मज्जा नहीं होगा तो वहाँ ब्लड बनेगा? क्या लेकिन ब्लड की जरूरत तो पड़ेगा। तो उस कंडीशन में भ्रूणीय अवस्था में जो ब्लड बनता है वो कहाँ बनता है?
वो यकृत में ही बनता है। और क्योंकि उसमें प्लीहा का भी अभाव होता है, उस समय उसमें प्लीहा होता है क्या, नहीं होता है ना भ्रूणीय अवस्था में। तो जो भी काम होगा ब्लड से संबंधित, चाहे उसका निर्माण होना चाहे उसका नष्ट होना, वह कहाँ हो जाएगा, ऐसा बात है। इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए थोड़ा सा इसका लोकेशन हम लोग देख लेते हैं। ना पेट से नहीं निकाले हैं। चलिए आप यहाँ पर देख रहे हैं ये रेड वाला ये हिस्सा, ये जो है ना ये क्या है, प्लीहा है। आपको बताए थे कि स्टोमैच मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, अमाशय, पेट बोलेंगे, अमाशय बोलेंगे। इसके जस्ट पीछे बोले हैं ना आप, देखिए जस्ट इसके क्या है, पीछे है ना, इसके जस्ट पीछे है। और ये है एस्प्लीन, एस्प्लीन इसको और क्या बोलते हैं, इसको एस्प्लीन बोलते हैं या प्लीहा बोलते हैं या क्या बोलते हैं, तिल्ली बोलते हैं। ठीक है, ये देखिए यहीं पर है। और यही है आरबीसी का कब्रगाह। ठीक है ना, ये कब्रिस्तान है, देख रहे हैं ना, ये कब्रिस्तान है किसका, आरबीसी का। ऐसा में देखते हैं लाल हो गया है सबको, आरबीसी को जो है सो मार मार करके। चलिए अगला देखिएगा साहब, दूसरा चीज़ था हम लोगों का यकृत। आप देख रहे हैं ना, ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं ना, ये जो आप देख रहे हैं ये कौन चीज़ है, ये लीवर है। ऐसा में ये लीवर है, ये जो है सो यकृत है। और इसमें क्या क्या कार्य होता है आपको बता ही दिए। ठीक है साहब, केवल लोकेशन आप देखिए कि किस तरह से अवस्थित है। ये आप देख रहे हैं ना, ये क्या है, पित्ताशय जिसको बोलते हैं, पित्त रस यहीं पर बनता, आप देख रहे हैं। इसी में के अंदर में क्या हुआ, धसा हुआ है, देख रहे हैं, इसके नीचे होता है पित्त रस। और इसी से जीबी आपको बताया कि बिलिरुबिन जो होता है, बिलिरुबिन यहीं पर, और जीबी स्टोन जो होता है ना इसी में होता है, समझ रहे, इसी में स्टोन बन जाएगा तो क्या कहलाएगा, जीबी स्टोन कहलाएगा ऐसा में। और यहीं से बिलिरुबिन का भी वर्णक बनता है। और अधिक बनना अगर शुरू हो जाए तो फिर क्या हो जाएगा, ये चला जाएगा ऊपर, चला जाएगा इसमें, चला जाएगा। और इसमें जो ही चला जाएगा तो ये फिर किस में पहुंचा देगा, ब्लड को पहुंचा देगा, ब्लड में पहुंचा देगा। और ये जो ही ब्लड में पहुंचाएगा तो स्वाभाविक बात है कि हम लोगों को क्या हो जाएगा, जॉन्डिस हो जाएगा। क्लियर हो गया साहब। चलिए यहाँ पर देखिए साहब, पैंक्रियाज, ये क्या है, पैंक्रियाज जिसको बोलते हैं हम लोग अग्नाशय बोलते हैं ना, अग्नाशय। यहीं से आपको पता है क्या बनता है इसमें, इंसुलिन, क्या बनता है इसमें, इंसुलिन बनता है साहब। ठीक है ना साहब, ये सारी चीज़ें हम लोग ध्यान में रखेंगे और कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए बस जो चीज़ें था इसमें उतना हमको दिखाना, पूरा बॉडी नहीं हमको देखना है। चलिए जब आएगा समय तो दिखा देंगे, चलिए सब बात बता देंगे। चलिए अगला है साहब, माइकोटॉक्सिन उत्पादित होता है, किससे होता है, माइकोटॉक्सिन किससे उत्पादित होगा, पक्का ना। चलिए साहब बहुत बढ़िया। चलिए इसका जो आंसर हो जाएगा कवक। ये माइकोटॉक्सिन किससे उत्पादित होता है, कवक से होता है साहब। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि माइकोटॉक्सिन होता क्या है। चलिए जल्दी से खत्म कर देना है इसको। चलिए देखिए इसका आंसर क्या हो जाता, कवक हो जाता। माइकोटॉक्सिन स्वाभाविक रूप से मोल्ड या कवक द्वारा उत्पादित विषाक्त पदार्थ है। ये माइकोटॉक्सिन जो होता है विषाक्त पदार्थ होता है, जहरीला पदार्थ होता है, जो तैयार किसके द्वारा होता है, कवक के द्वारा होता है। ऐसा बात है, याद रखना है कि जो माइकोटॉक्सिन है ना ये विषैला पदार्थ है, ऐसा में जो किससे बनता है, कवक से बनता है। तो कवक से कुछ बढ़िया भी चीज़ बनता है, कुछ खराब भी चीज़ बनता है। जीवाणु भी कुछ होता है जो हमारे मदद भी करता है और हमें नुकसान भी करता है। चलिए साहब तो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कवक से जुड़ा हुआ बातें, जो 2-3 लाइन है इंपॉर्टेंट उसको। कवक की जो कोशिकाएं होती है ना वो काइटिन से बनी होती है। किससे बनी होती है, काइटिन से। कवक की कोशिकाएं काइटिन से बनी होती है। कई बार सवाल आ जाता है, सॉरी कोशिका भित्ति, कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, काइटिन से होती है। कई बार आपको सेलुलोज वगैरह दे देगा तो याद रखिएगा कि पेड़ पौधा जो होता है उसका जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज से बनी होती है। ठीक है ना साहब। चलिए अगला देख लेते हैं, प्रथम प्रतिजैविक जिसको बोलते हैं एंटीबायोटिक। क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक। प्रथम एंटीबायोटिक जो बना था वो किससे बना था, वो कवक से ही बना था। और प्रथम जो देखिए बना था कवक से, और पहला एंटीबायोटिक जो कवक से बना था वो था पेनिसिलिन। क्या था ये, पेनिसिलिन। और ये जो बना था किस कवक से बना था, तो पेनिसिलियम नोटेटम। कौन सा था, पेनिसिलियम नोटेटम से ये बना हुआ था पेनिसिलिन। कवक का नाम था पेनिसिलियम नोटेटम और जो एंटीबायोटिक बना उसका नाम था पेनिसिलियम। ऐसा बात है, इस बात को याद रखिएगा। और इसको सबसे पहले कौन बनाया था, फ्लेमिंग ने बनाया था। कौन बनाया था, फ्लेमिंग ने बनाया था। ठीक है साहब, इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे। अस्परजिलस नामक कवक, अस्परजिलस नामक कवक पनीर बनाने का क्या करता है, काम करता है। ठीक है साहब।
उसके बाद देखिए एक जीवाणु ऑप्शन में आपका दिया हुआ था, तो स्ट्रेप्टोकोकस, स्टोफाइकोकस आदि से स्रावित विषैले पदार्थ खाद्य पदार्थ को क्या कर देते हैं, विषाक्त बना देते हैं। ये जीवाणु है, ये जो है ना स्ट्रेप्टोकोकस और स्ट्रेप्टोफाइलोकोकस, ये जो है ना जीवाणु है और ये एक विषैला पदार्थ छोड़ता है, और ये विषैला पदार्थ जब स्रावित करता है ना तो ये खाद्य पदार्थों को क्या कर देता है, विषाक्त कर देता है, मतलब खाद्य पदार्थ को जहरीला बना देता है। ठीक है साहब। उसके बाद देखिएगा मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया अवशिष्ट पदार्थ को क्या करता है, खाद में बदल देता है, खाद्य पदार्थ में बदल देता है साहब। चलिए साहब, ठीक है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट है सवाल कि स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से मिलान कीजिए और कूटों में से सही विकल्प को चुनिए। बताइए क्या होगा इसका, क्या होगा इसका, बताइए। हेलो, हाँ बोलिए। वो तो एक नया बैच 7 बजे से स्टार्ट हुआ है। हाँ मॉर्निंग में, एक 9 बजे है, 7 से 9 है। क्या बोले? हाँ उसके बाद 9 बजे है, फिर 2 बजे है, फिर एक टारगेट बैच चलता है दरोगा का 6 बजे में, नहीं मॉर्निंग में 6 बजे, 6 से 7 चलता है। टारगेट बैच 1 घंटा का है। हाँ 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 हाँ, ये दोनों फाउंडेशन है। हाँ क्या बोले? हाँ उसका भी अलग से चलता है। क्या बोले? उसका इवनिंग में है, उसका 2 से 4 है और एक 4 बजे फिर आएगा बैच। क्या बोले? हाँ अभी एक ही चल रहा है। हाँ हाँ ठीक। चलिए साहब, इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए तो, क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया, झिल्ली बीन, क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा। बी 3 1 2 3 2 और 1, सी हो जाएगा। चलिए ठीक है, देख लेते हैं हम लोग। चलिए बी, अब पढ़ लेते हैं हम लोग, पढ़ने में क्या जा रहा है। चलिए साहब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया, अब देखिए इसका आंसर क्या हो जाता है पहले देख लीजिए। इसका आंसर बी दिया हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बी दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये हो गया कि 3 1 का क्या हो जाएगा ये, इसका मतलब इसमें दोहरी झिल्ली और राइबोसोम, इसका मतलब क्या हो गया देखिए 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 में झिल्ली विहीन, और लाइसोसोम ये हो जाएगा एकल झिल्ली। ठीक है साहब, इस तरह से होगा। अब देखिए क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया दिया है, लाइसोसोम दिया है और राइबोसोम दिया है, इन तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। चलिए देखिए माइटोकॉन्ड्रिया इसकी खोज 1886 ईस्वी में अल्टमैन ने किया था, लेकिन इसका नामकरण जो किया था, माइटोकॉन्ड्रिया जो नाम दिया ये बेंडा दिया। कौन दिया था? बेंडा दिया था। खोज किया था अल्टमैन और नाम दिया इसका बेंडा। ठीक है साहब, यह कोशिकाओं का श्वसन स्थल होता है, मतलब कोशिकाओं का जो श्वसन स्थल होता है कौन सा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और यहीं पर श्वसन की क्रिया होती है, जिसके कारण आपको पता है कि यहाँ से ऊर्जा भी मुक्त होती है। कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जिससे काफ़ी ऊर्जा प्राप्त होती है। कार्बनिक पदार्थ जो भी होता है वो सारे कार्बनिक पदार्थ, क्योंकि ऑक्सीजन वहाँ पे मिलता है इसको, तो सारे कार्बनिक पदार्थ का जो संश्लेषण होगा माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, और जो ही कार्बनिक पदार्थ का संश्लेषण होगा तो वहाँ से क्या कहते हैं भारी मात्रा में क्या होगी? ऊर्जा प्राप्त होगी। इसी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस या ऊर्जागिरी कहा जाता है। चलिए, यह दोहरी झिल्ली से बनी होती है, देख लीजिए ये किससे बनी होती है? दोहरी झिल्ली से बनी होती है। इसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है।
और इसमें एक विशेष प्रकार का द्रव पाया जाता है, जैसे क्या कहा जाता है, मैट्रिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैट्रिक्स कहा जाता है। चलिए साहब, ये हो गया कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया से संबंधित थोड़ा सा। अब चलाइए राइबोसोम, इसका खोज पादप कोशिका में, देखिए पादप कोशिका में अलग किया है और जंतु कोशिका में अलग किया है। पादप कोशिका में जो किया है रॉबिन्स एवं ब्राउन, रॉबिन्स एवं ब्राउन, और जंतु कोशिका में जो खोज किया है पैलेट किया है। कौन किया है? पैलेट किया है साहब। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। यह राइबोन्यूक्लिक एसिड एवं प्रोटीन से बनी होती है। कौन? राइबोसोम। ये राइबोन्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से बनी हुई होती है। चलिए इसमें देख लेते हैं झिल्लियाँ क्या होती है। चलिए प्रोटीन का उत्पादन कहाँ होता है? राइबोसोम में होता है, इसीलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। और राइबोसोम जो होता है क्या होता है? झिल्ली विहीन होती है। क्या होती है? झिल्ली विहीन होती है। ठीक है ना। चलिए यह अंतःप्रद्रवी जालिका एवं कोशिका द्रव में पाई जाती है। देखिए अंतःप्रद्रवी जालिका इसमें पाई जाती है। जब हम लोग पढ़ेंगे ना कोशिका चैप्टर फाउंडेशन में, तब हम लोग जानेंगे, अभी तो नहीं उतना पढ़ सकते हैं। अंतःप्रद्रवी जालिका, अंतःप्रद्रवी जालिका जो होता है ना, दो प्रकार की होती है। एक होती है खुरदरी, एक होता है खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका, और एक होती है चिकनी। तो जो चिकनी होगी ना उसमें राइबोसोम नहीं पाया जाएगा, क्योंकि वही जो है ना अंतःप्रद्रवी जालिका के ऊपर में ना डॉट डॉट के जैसा ना ये राइबोसोम आ जाती है। और जो ही राइबोसोम आ जाएगा तो बताइए कैसा हो गया? खुरदुरा हो गया। जिस अंतःप्रद्रवी जालिका पर, जिस अंतःप्रद्रवी जालिका पर राइबोसोम आ जाएगा वह खुरदुरी अंतःप्रद्रवी जालिका होगा, और जिस पर नहीं होगा वह चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका होगा। ऐसा बात है। चलिए अब देखिएगा साहब, ये जो होता है ना राइबोसोम, ये यूकैरियोटिक राइबोसोम जो होता है 80S का होता है, तथा प्रोकैरियोटिक जो राइबोसोम होता है 70S का होता है। यहाँ पर देखिए S जो है ना ये अवसादन गुणांक है। क्या है? अवसादन गुणांक है। मतलब राइबोसोम का घनत्व क्या है, उसका वजन क्या है, इसको तय करने का एक क्या है? मापन है। जिस तरह से हम लोग आटा चावल को केजी में मापते हैं, उसी तरह से राइबोसोम को मापने का, उसके घनत्व को मापने का और आकार को मापने का जो क्या कहते हैं इकाई है, वो क्या है? एस है। क्या है? एस है। एस होता क्या है? तो देखिए ये अवसादन गुणांक है। और क्योंकि इसको पहले सबसे पहले ना स्वेडवर्गस प्रतिपादित किया था, मतलब इसको राइबोसोम को मापने का तरीका जो बताया वो स्वेडवर्गस बताया, इसीलिए करके इसके नाम में एस से शुरू होता है, इसीलिए करके इसका इकाई जो हो गया क्या हो गया? एस हो गया। ऐसा बात है। तो याद रखना है कि यह एस जो है अवसाद गुणांक है, जो घनत्व एवं आकार को क्या करता है? व्यक्त करता है। इसे कौन प्रतिपादित किया था? स्वेडवर्गस ने प्रतिपादित किया था साहब। ठीक है ना। चलिए अगला है लाइसोसोम। लाइसोसोम था ऑप्शन में, तो इसकी खोज की है कौन किया? डी डूबे ने किया। कौन किया है? डी डूबे ने किया है। इसमें क्या होती है? एकल झिल्ली होती है। क्या होती है इसमें? एकल झिल्ली। आप देख लिए ना कि राइबोसोम में कोई झिल्ली नहीं होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में दोहरी झिल्ली होती है, और क्या कहते हैं, ऐसा बात है। चलिए देखिए झिल्ली डबल रहेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में डबल झिल्ली क्यों नहीं रहेगा? वो ऊर्जा का केंद्र है, ऊर्जा उत्पन्न करता है, और ऊर्जा वाले क्षेत्र को बढ़िया से घेर के नहीं रखेंगे तो आपको नहीं लगता ऊर्जा भाग जाएगा? भाग जाएगा ना इधर उधर। और उसके बाद आप देखिए कि जैसे कि पावर हाउस वगैरह है, वहाँ देखिएगा कि चार दीवारी थर्मा, जहाँ क्या कहते हैं ट्रांसफार्मर वगैरह रहेगा, वो बहुत सारा जो है सो घेराव वगैरह रहता है कि कोई वहाँ पे ये नहीं। तो उसी तरह से इसमें भी कोशिकाओं के अन्य चीज़ों को, अन्य कोशिकाओं को, अन्य जो है सो कोशिका के अंगकों को बचाने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए दोहरी झिल्ली होती है। चलिए अब देखिएगा साहब, इसकी खोज डी डूबे ने किया है। इसकी खोज डी डूबे ने किया। इसमें क्या होती है? एकल झिल्ली होती है। लाइसोसोम में हाइड्रोलेजेज, प्रोटेसेज और लाइपेसेज नामक क्या पाया जाता है? एंजाइम पाया जाता है। ये एंजाइम पाया जाता है और इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। देखिए हमारे शरीर में ना केंद्रक जो होता है हर चीज़ को नियंत्रित करता है। जैसे कि आपके जो दादाजी घर में होंगे ना, दादाजी हर चीज़ डिनोट करते होंगे कि तुमको पढ़ने जाना है। अगर नहीं पढ़ने आते होंगे ना, घर में है तो दादाजी पूछेंगे अगर पढ़ने कहाँ नहीं गए रे, तुम जूता खाएगा, तुम पढ़ने कहाँ जाता है? ऐसा में मान लीजिए कि पिताजी भी हैं, उन पर भी उनका नियंत्रण होता है दादाजी का, कि मतलब कहीं से आया या कहीं से आए पिताजी, या काम करके आए या कहीं से भी आए, लेट हो गया तो कहाँ था अभी तक, इतने बजे तो तुम आता था। तो कहने का मतलब ये हुआ कि घर का एक गार्जियन, मतलब डायरेक्शन जो देता है, बताने का कार्य करता कौन करते हैं? दादाजी करते हैं। ये अलग बात है कि कुछ लोग है कि नहीं, दादाजी को वैल्यू नहीं देते, वैल्यू देना चाहिए, समझ रहे? आप नहीं दे रहे तो इसका मतलब आप में संस्कार की कमी है साहब। चलिए
तो उसी तरह से कोशिका में ना दादाजी जो होता है ना वो केंद्रक होता है। कौन होता है? केंद्रक होता है। वो सबको काम बताने पर आता है। लाइसोसोम को बोलेगा तुम बढ़िया से काम करो, आया रहा समझ में। गोल्जी का है, उसका काम होता है यातायात प्रबंधक का, मतलब वो किसी भी सामान को कोशिकाओं तक पहुंचाता है, किसी भी वस्तु को, चाहे जल की आवश्यकता हो या किसी को, उसको बोलेगा एकदम टाइम से पहुंचाना, टाइम से जाना है, टाइम से आना, रास्ता में रुकना है। गोल्जी का तुम समझ रहे हैं? पहुंचाने गया, कोशिका को पहुंचा, चुपचाप चला लौट के, रास्ता में रुकेगा पूछ लेंगे तोरा। ऐसे में मान लीजिए कि कोशिका में जितना आ गया सबको डायरेक्शन काम करने का कौन देगा? ऐसे में कोई तो नियंत्रित करने वाला होना चाहिए, काम सही हो रहा कि नहीं हो रहा, और नहीं तो कोढ़िया बरौद होगा इसी सबके जैसा, तो सूत जाएगा गोल्जी का है, सूत जाएगा राइबोसोम, प्रोटीन बनेबे नहीं करेगा। ऐसे बात है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि केंद्रक जो होता है ना सबके कामों को ना देख रेख करता है, कौन सही से कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ऐसे में तो अगर जो चीज कोशिका का जो भी अंग, कोशिका का अंग नहीं कहिए, कोशिका का जो भी अंग होता है, मतलब जो भी हिस्सा होता है, तो अगर वो काम प्रॉपर नहीं कर रहा है ना तो केंद्रक बोलेगा किसको? लाइसोसोम को, कि गोल्जी का काम नहीं करा, जाओ पर फट जाओ तुम जा करके। ऐसा में जो काम नहीं करेगा, जो कोढ़िया है उसको मारिए दो, कोढ़िया बरौद रहने से कोई फायदा नहीं है। मान लीजिए गोल्जी का काम नहीं कर रहा है, उसका काम है कि यातायात, कोशिकाओं को सामान पहुंचाना, समझ रहे हैं? वो एक तरह से जोमेटो बॉय होता है ना, डिलीवरी बॉय, उसका काम करता है कोशिकाओं में, कि पानी जाना है लेकर के, कि उसको ग्लूकोज लेके जाना है, क्या लेके जाना है, वो काम करता है वो। अब हो सकता है कि गोल्जी का जो है ना कोढ़िया बरौद है, रास्ते में रुक जाएगा, ठीक से काम नहीं करेगा, तो केंद्रक बोलेगा लाइसोसोम को, जाओ तुम गोल्जी का मैंने छिड़क देना, तुम अपना वाला थोड़ा सा ना, अच्छा तो समझ रहे हैं, हाइड्रोलोजन तनी छिड़क देना, बुझा जाएगा ओकरा। छिड़क दिया उस पर, वो क्या हो गया? नष्ट हो गया, जल के भस्म हो जाएगा। ऐसे बात है, वो भस्म हो जाएगा। अगर लाइसोसोम खुद अपने काम नहीं करता है ना, खुद अपने नहीं काम करता है, तो होता क्या? लाइसोसोम अपने फट जाता है, समझ रहे? और अपना जल अपने पर छिड़क लेता है, और वो भी क्या हो जाता है? मर जाता है। इसीलिए करके इसको क्या कहा जाता है? आत्महत्या की थैली। क्या कहा जाता है? आत्महत्या की थैली। ऐसा में लाइसोसोम का काम क्या है? केंद्रक इसको बताता है कि काम क्या करना है, और जो सही से काम नहीं करता है कोशिका का हिस्सा, उस पर लाइसोसोम को बोलता है कि अपना वाला अच्छा तनी छीटाओ। ऐसा में, और वो अच्छा छीट दिया तो क्या हो जाएगा? भस्म हो जाएगा, मतलब वो मर जाएगा, नष्ट हो जाएगा। और लाइसोसोम भी कभी कभी प्रॉपर अपने काम नहीं करे। अब केंद्रक बोल रहा है छिड़क रहे, नहीं छिड़केंगे, जाओ हरदम छिड़कबे करे, तो एक के बार क्या होगा कि केंद्रक डिनोट कर देगा कि लाइसोसोम एक तुम ही फट जाओ, बस वही क्या हो जाएगा? फट जाएगा ऑटोमेटिक। और जो ही फट गया तो लाइसोसोम क्या हो जाएगा? खुद ही मर जाएगा। इसीलिए करके उसको क्या बोलते हैं? आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ऐसा नहीं बात है। चलिए साहब अगला देख लेते हैं हम लोग। अंत भला तो सब भला। झिल्ली में सर्वाधिक प्रचुर लिपिड है, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा इसका आंसर? फास्फोलिपिड। ठीक है, देख लेते हैं। चलिए इसका आंसर क्या जाता? फास्फोलिपिड हो जाता। चलिए साहब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। यह जो है आंत में वसा के अवशोषण में भी क्या होता है? शामिल होता है। ठीक है साहब, आंत में क्या करता है? ये वसा का अवशोषण करता है, जिसको फैट बोलते हैं। यह झिल्ली की परागमता को क्या करता है? नियंत्रित करता है। कि मतलब यह झिल्ली के परागमता का मतलब सर झिल्ली का काम क्या था जानते हैं कोशिका में? कि कौन चीज को आने, एक तरह से समझिए कि वो गेटमैन का काम करता है, गेटमैन का काम करता है। गेट पे बैठल है और कौन जरूरी वाला चीज है उसको जाने देगा, और जो अवशिष्ट चीज है उसको बाहर आने देगा, और जो जरूरी वाला चीज नहीं है उसको अंदर घुसने नहीं देगा। ऐसा नहीं बात है। और जो मान लीजिए अंदर में जरूरी वाला काम है वो निकलना चाह रहा है तो उसको जाने निकलने नहीं देगा। ऐसा में एक तरह से वो किसका काम करता है? गेटमैन का काम करता है। कौन? झिल्ली। ऐसा में तो वो पारगम्यता को नियंत्रित करता है, मतलब किसको अंदर आने देना है, किसको बाहर जाने देना है, इसको नियंत्रित कौन करता है? झिल्ली करता है। ऐसा नहीं बात है। चलिए, और वो भी झिल्ली नियंत्रित किसके द्वारा होता है? झिल्ली जो नियंत्रित करता है ना, उसमें अगर ये नहीं पाया जाएगा तो नहीं हो पाएगा। फास्फोलिपिड के कारण झिल्ली ऐसा काम कर पाता है। ऐसा नहीं बात है। अब मान लीजिए गेटमैन जो है वो गेट पे बैठा हुआ है, वो क्या कर रहा है? जिस आदमी का जरूरत है उसको आने देगा, जिस आदमी को जरूरत नहीं है उसको गेटे पर रोक लेगा। जिस आदमी को जरूरत है उसको अंदर में बैठा के रखेगा, जिसको जरूरत नहीं है उसको बाहर निकाल देगा। ये काम होता है। लेकिन वो जो गेटमैन है वो काम भी कैसे करेगा? कुछ खावेगा तब ना काम करेगा। भूखले कितना दिन होगा भजन बताइए? नहीं होगा ना। इसीलिए करके जिस तरह से वो खाता है तब काम करता है, उसी तरह से झिल्ली जो है ना उसके पास कौन सी होता है? फास्फोलिपिड, तभी वो काम कर पाता है। ऐसा नहीं बात है। तो इसको नियंत्रित करने का काम कौन करता है? चलिए साहब, यह विभिन्न लिपोप्रोटीन, प्रोस्टेसाइक्लिन, प्रोस्टाग्लैंडिन
और थ्रोम्बोवेसन के संश्लेषण में क्या करता है, मदद करता है, इन सब का संश्लेषण करवाता है। ये कोशिकाओं के कोलेस्ट्रॉल के परिवहन और हटाने में क्या करता है, प्रमुख भूमिका निभाता है। कोशिका का जो कोलेस्ट्रॉल होता है इसका भी परिवहन करने का काम करता है। ग्लाइकोलिपिड्स को कोशिका झिल्ली संरचना के लिपिड बायलेयर का क्या है, महत्वपूर्ण घटक है। ग्लाइकोलिपिड जो होता है ना, ये कोशिका झिल्ली की संरचना का लिपिड बायोलेयर है, मतलब ये लेयर बना के रखता है, समझ रहे हैं ना, लेयर पे लेयर। ताकि देखिए होता क्या है कि मान लीजिए आप तकिया जैसे है, तकिया में रुई जो है ना, आप पूरा ना ठूस दीजिए, लात ले करके पूरा मारिए जोर जोर से, क्या ये पार निकल जाएगा ना। तो उसी तरह से कोशिका जो होता है ना, ये बंद होता है, और इसके ऊपर अगर लेयर नहीं होगा ना हर पार्ट के ऊपर, तो क्या होगा कि अब मान लीजिए उसके अंदर में जो, जैसे कि हम लोग हैं खाना खाते हैं, नॉर्मली पेट होता है सीधा, जब खाना खाते हैं तो थोड़ा वो तन को अलग जाता है। क्यों लगता है, क्योंकि अगर स्ट्रेचेबल नहीं होगा तो क्या अलग पाएगा क्या। और बहुत ज़्यादा कभी कभी चिकन बता हूड़ के खा लेते हैं हम लोग, तो हूड़ के खा लेते हैं तो ऐसे निकल जाता है जब ऐसे, तो ये निकलता है। अगर मान लीजिए कि हमारा जो ऊपर का लेयर जो है स्ट्रेचेबल ना हो, और ऊपर का लेयर अगर मान लीजिए कि मजबूत ना हो, लेयर पे लेयर नहीं हो, आप देखिएगा कि ऊपर का जो चमड़ा होता है ना पेट का, उस पर कई लेयर होता है। जब ऑपरेशन होता है ना, अलग अलग लेयर को अलग अलग ब्लेड से काटना होता है, समझ रहे ना, है कि नहीं, ऐसा बात है। तो इसीलिए करके आपको बताया कि इसमें भी उसी तरह की चीज़ें पाई जाती है, ऐसा नहीं बात है। अगला देखिएगा कि ग्लाइकोप्रोटीन गोल्जी काय में क्या होता है, उपस्थित होता है, तथा ग्लाइकोलिपिड का निर्माण भी किसमें होता है, गोल्जी काय में होता है, ठीक है साहब। और गोल्जी काय किसका काम करता है, गोल्जी काय कोशिकाओं में यातायात प्रबंधक का कार्य करता है साहब, ठीक है ना। चलिए आज भर साहब इतना ही, बायोलॉजी जो पीटी का था आपका वो क्लियर हो